हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए सीरीज में। आप लोगों की हाई डिमांड के कारण मैं लेकर के आ चुका हूँ एक और अपोकलिप्स सीरीज, जो कि रिटर्न इन पास्ट और रिटर्न इन डूम्सडे के सिमिलर ही कुछ कहानी होने वाली है। मतलब यही कि अपना जो एमसी होगा वो है ना अपोकलिप्स डे के अंत से वापस पास्ट के अंदर आ जाएगा और फिर से अपने जो एनिमीज होगा उनसे बदला लेगा और सेफली जो अपोकलिप्स है उसे पार करने की कोशिश करेगा। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जो अबंडेंट जो फैक्ट्री होती है उसकी ओर, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने की आवाज़ और हंसने की आवाज़ मिक्स सी आ रही होती है। और हम देखते हैं फैक्ट्री के अंदर कुछ लोगों ने एक बंदे को है ना बांध करके रस्सियों से रखा होता है और उसने उस पिंजरे के ऊपर रखा होता है जिस पिंजरे के अंदर ज़ॉम्बीज होते हैं। मतलब इस बंदे को मारना चाह रहे होते हैं और ये और कोई नहीं अपना मेन कैरेक्टर होता है और इसका नाम जी होता है। और हम देखते हैं कि इधर एक जो लड़की होती है जो कि उसकी है ना पहले गर्लफ्रेंड है वो रही होती है, यानी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वो हंसते हुए बोलती है कि जी 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 तुम्हारा क्या क्या जा सकता है, तुम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हो। जैसे कि अब जो तुम्हारे जितने भी फ्रेंड हैं वो मारे जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी लाइफ का कोई भी मीनिंग है वो रह गया है, तो तुम्हें भी अब मर जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इधर जो जी होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने सभी जो दोस्त होते हैं उनके शक्लों को याद करते सोचता है कि यार ये सारी की सारी मेरी गलती थी कि मैं इस बिच के कारण इतने बड़े ट्रैप को नहीं देख पाया और मेरे कारण वो सभी लोग मारे गए। आखिरकार यार मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था, यार ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। और हम देखते हैं जो जी है अब वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तो चिल्लाते हुए बोलता है कि वाकई में तुम बहुत ज़्यादा इविल वुमेन हो, तुम एक बहुत ही बेकार और भयानक जो डेथ है उसे डिजर्व है वो करती हो। तभी हम देखते हैं कि जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है जी की, वो यहाँ पे बॉस ली के पास जाती है और बोलती है कि बॉस ली मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये बंदा मेरे बॉस ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। तो ये सुनने के बाद में जो यहाँ पे बॉस ली होता है वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसे बहुत ही धीरे धीरे टॉर्चर करके मारने वाला हूँ ताकि जो तुम्हारा गुस्सा है वो शांत हो जाए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो बॉस ली होता है वो अपने पास से किसी प्रकार का रिमोट बटन होता है वो निकालता है और बोलता है कि हमें ना कम से कम इस व्यक्ति का शुक्रिया है वो करना चाहिए कि इसके द्वारा हमें जो है ना सप्लाईज प्राप्त हुई है उससे कुछ महीनों तक हमारा जो काम है काफ़ी आसानी से चल जाएगा इस अपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर। और हम देखते हैं कि उसने वो बटन दबा दिया होता है जिसके कारण से जो जी जिस रस्सी से बंधा होता है वो रस्सी ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है और यहाँ पे जी सीधा सभी जोम्बियों के बीच में जाकर गिरता है। अब यहाँ पे जो जोम्बिज होते हैं वो खूंखार तरीके से यहाँ पे जी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं ताकि सभी उसका एक एक पीस है वो खा पाए। और होता भी ऐसा ही है, जिस जोम्बी के जो भी जगह हाथ लगती है यहाँ पे जी की, वो वहीं से उसे बाइट वो करने लगते हैं। और यहाँ पे मरते हुए जो जी है वो ये सोच रहा होता है कि ये जो जिंग है और साथ साथ में ये जो बॉस ली है, अगर मुझे दोबारा से ज़िंदगी जीने का चांस मिला एक बार और तो मैं इनसे पक्का अपना जो बदला है वो ले करके रहूँगा और मैं इन्हें इनका जो प्राइज़ है वो पे करके रहूँगा जो ये लोग डिजर्व है वो करते हैं। अब ये सोचते सोचते यहीं पे जो जी का काम है वो तमाम हो जाता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं जो जी होता है वापस से पास्ट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है और वो पसीना पसीना हुआ होता है क्योंकि वो इस प्रकार से अपने आप को समय में पीछे आता देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने अभी भी उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो खड़ी होती है, वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जी अरका तुम ना इस बारे में क्या सोचते हो, तुम इस प्रकार का बिहेवियर है वो कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो घर है मेरे नाम पे कर दो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। अरका तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये घर मेरे नाम पर अभी तक किया क्यों नहीं। और यहाँ पे जो जी होता है वो सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश वो कर रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और वो है कहाँ पे। और वो यही सोच रहा होता है कि मैं तो मर गया था ना, तो मैं फिर यहाँ पे कैसे आ गया और ये यहाँ पे जो जिंग है वो क्या कर रही है। फिर वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं वापस से रीबोर्न हो गया और टाइम के अंदर पीछे आ गया और हो सकता है कि ये वो समय होगा जब अपोकलिप्स का समय शुरू नहीं हुआ होगा। और जो जी है बेटा बेटा यही सोच रहा होता है कि जो मेरी पास्ट लाइफ थी उसके अंदर जो जिंग है उसने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा है वो दिया। उसने है ना मेरे पेरेंट्स के द्वारा छोड़ी गई जितनी भी इनहेरिट के अंदर प्रॉपर्टी थी वो सारी ले ली। इतना ही नहीं, उसने मेरा जो घर था वो भी ले लिया और अंत में मुझे होमलेस बिना घर के छोड़ दिया और मुझे सड़कों पे वो रहना पड़ा। और ये सब सोचते हुए यहाँ पे ना जो जी है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि इसी प्रकार से कुछ समय बाद में एक ग्लोबल है ना अपोकलिप्स आ गया जिसने पूरे वर्ल्ड को घेर लिया और जो जितने भी इंसान थे वो ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे और पूरे वर्ल्ड के अंदर चारों तबाही तबाही और चाओस ही चाओस नजर आ रहा था। और इस प्रकार के अपोकलिप्स भरे एनवायरनमेंट के अंदर मैंने अपने जो फ्रेंड्स बनाए थे इस जर्नी के अंदर उनकी मदद से एक ऐसा जोन बना लिया जिसे सेफ जोन है वो कहा जा सकता था और मैं किसी तरह से ना मैनेज कर रहा था सरवाइव करने के अंदर अपोकलिप्स के अंदर उन सभी दोस्तों के कारण। लेकिन एक दिन किसने सोचा था कि वो सबसे बुरी औरत जिंग हमारे पास आएगी और इस प्रकार से प्रिटेंड करेगी
कि वो है ना अपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर नहीं रह सकती, उसे ना रिफ्यूजी के लिए एक शेल्टर की ज़रूरत है और वो इस प्रकार से प्रिटेंड करेगी अपने आप को कि उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और फाइनली वो है ना ये जो सिंपैथी है मेरे द्वारा गेन करने में कामयाब रहती है और हम लोगों ने उसे जगह दे दी हमारा जो सेफ जोन है उसके अंदर रहने की। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि उसे हमारे जो एनिमी थे उनके द्वारा भेजा गया था हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हम देखते हैं कि रात को है ना यहाँ पे जो जिंग है वो एनिमी के लिए जो दरवाजा है शेल्टर का ओपन कर देती है और एनिमी अंदर आ जाते हैं और जैसा कि आगे हमें पता है कि लास्ट में जो जी है उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की ओर, जब जो जिंग है वो चलाते हुए बोल रही है कि इतना ही नहीं, तुम्हें अपना जो घर है मेरे नाम करना होगा और साथ ही साथ जो दहेज की राशि है वो 4 लाख रुपए होगी, उससे 1 रुपया भी कम है वो नहीं होगा, तुम्हें ये जो सारी व्यवस्था है वो करनी होगी। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो जी होता है बस उसे सिर्फ घूर घूर के देख रहा होता है और किसी प्रकार का कोई भी जवाब वो नहीं देता। और इधर हम जिंग को देखते हैं वो अपने गुस्से वाले जो नजरें हैं उनको देखते हुए यहाँ पे जी को बोलती है आखिर तुम मेरी बातों को सुन भी पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे, तुम किसी प्रकार का कोई भी जवाब वो क्यों नहीं दे रहे। अब इसे देखते हुए जो जी है वो सोचता है कि वाकई में ये तो एकदम ईवल विच है, मैं इस चीज़ को पहले वो क्यों नहीं रियलाइज है वो कर पाया, मैं यहाँ पे गुस्से में आकर के इसके ऊपर किसी प्रकार का एक्ट है वो नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को काम है वो रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग कार्य वो करना होगा। इधर जो जिंग है वो फिर से बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 वीक का समय वो दे रही हूँ, अगर तुम 1 वीक के अंदर अब आगे वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही जो जिंग है उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता है और वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और हम देखते हैं कि इस प्रकार के बिहेवियर की उम्मीद यहाँ पे जिंग को नहीं होती कि जी इस प्रकार का बिहेवियर उसके साथ कर सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैरान और सरप्राइज होती है और वो सोचती है कि आखिर अभी ये मेरे साथ जो जी ने किस प्रकार का बिहेवियर किया, क्या अब वो है ना एकदम ही बिल्कुल बदल चुका है, क्या अब वो मेरे तलवे चाटने वाला इंसान नहीं रहा, क्या वो इस प्रकार से एक्ट है वो कैसे कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जिंग के जो दिमाग है उसके अंदर आते हैं लेकिन उसके पास कोई भी जवाब है वो नहीं होता। और अंदर की ओर हम जो जी है उसे देखते हैं वो है ना गेट बंद करके खड़ा होता है और जी के प्रति उसका जो गुस्सा होता है उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो वहाँ पे पड़ी हुई जो वॉच होती है फिर जो घड़ी होती है उसको देखता है कि आज तारीख कितनी है और समय क्या हो चुका है और टाइम देखने के बाद वो बोलता है कि लगभग 1 महीना बचा है मुझे सारी प्रिपरेशन करने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे सारी प्रिपरेशन इमीडिएटली शुरू है वो कर देनी चाहिए, जो अपोकलिप्स है वो 1 महीने बाद में शुरू हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो जी है वो ऐसी कुछ चीज़ देखता है जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसे एक पल के लिए समझ भी नहीं आता। एक्चुअली उसके सामने एक स्क्रीन आई होती है सिस्टम की जो उसे टास्क है वो दे रही होती है कि जो अपोकलिप्स सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है, जो सिस्टम है वो आपको है ना मिशन रिलीज कर रहा है, सबसे पहले आपको जितना जल्दी हो सके इस मिशन को कंप्लीट वो करना है। जो मिशन है उसका नाम ये है कि तुम्हें अपोकलिप्स की जो प्रिपरेशन है वो करनी है और मिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको सबसे पहले एक जो ज़मीन का टुकड़ा है वो खरीदना होगा और दूसरी ये है कि आपको 1 साल की जो सप्लाई है वहाँ पे स्टोर है वो करनी होगी। और मिशन का जो रिवार्ड है वो ये है आपको 10 पॉइंट है वो मिलेंगे, जिन 10 पॉइंट का यूज आप सिस्टम के अंदर जो सिस्टम स्टोर है उससे है ना रिवार्ड प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अब ये जो सारे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में यहाँ पे जो जी वो सोचता है कि आखिर एक सिस्टम और मिशन रिवार्ड आखिर ये क्या है, आखिर मैं इन पॉइंट को किस चीज़ के अंदर यूज वो कर सकता हूँ। तो वो जो सिस्टम का स्टोर होता है उसके अंदर जाकर देखता है तो उसके अंदर अभी 3 चीज़ें अवेलेबल होती है। पहली ये होती है फिजिकल इनहेंस पोर्शन होता है लेवल 1 का, और दूसरा ये होता है अपोकलिप्स फार्मर सप्लाई बॉक्स, और तीसरा होता है जो प्रोटोगनिस्ट होता है उसका सप्लाई बॉक्स होता है। मतलब ये 3 आइटम होते हैं और अलग अलग प्राइस होता है, मतलब पहले का 20 पॉइंट होता है, दूसरे का 2 पॉइंट होता है और तीसरे का 10 पॉइंट होता है। अब इन सब रिवार्ड को देखने के बाद में जो जी होता है वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी रिवार्ड होते हैं काफी अच्छे होते हैं। तभी जो जी है उसके दिमाग में एक बात है वो क्लिक करती है और बोलता है यार मैं तो इस बात को लगभग भूल ही गया था कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैंने ना एक एक रुपया बचा बचा करके कंजूसी कर करके ना बहुत सारे रुपए वो जुटाने की कोशिश की थी ताकि मैं जो जिंग है उसे शादी वो कर पाऊँ और उसे दहेज के रूप में पैसे वो दे पाऊँ, और जिसके कारण मैंने ना एक टाइम का खाना वो शुरू कर दिया था और मैं कुपोषित हो गया था, जिसके कारण मेरी जो बॉडी है वो भी अच्छे से वर्क वो नहीं कर पाती थी। तभी जो जी यहाँ से अपना फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठा के देखता है सबसे पहले जैसे कि जो खाने की डिलीवरी के लिए मैसेज आया होता है। अब ये देख करके यहाँ पे जो जी है उसका भी मन ललचाने लगता है और वो बोलता है कि 1 महीने बाद में जो ज़ॉम्बी है वो आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो अच्छा फूड नामी कोई चीज़ है वो रहेगी जो इस समय उपलब्ध है, तो मुझे भी है ना 1-2 डिशें वो ट्राई कर लेनी चाहिए अपोकलिप्स आने से पहले। तो हमारा जो सीन है यहाँ से शिफ्ट होता है एक जो 3 स्टार का होटल है उसकी ओर, और हम होटल के अंदर देखते हैं एक टेबल के ऊपर बहुत सारी अलग अलग जो लेजेंडरी डिशेज होती है वो रखी होती है और ये सभी सभी जी के सामने रखी होती है और जी ने इन सभी को ऑर्डर किया होता है। और इन सभी डिशेज को देख करके जो जी है वो सोचता है अच्छा तो यही 3 स्टार का खाना होता है, वाकई में ये दिखने में उतना ज़्यादा लाजवाब है जितना कि खाने में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि एक एक पीस है ना इस खाने की वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और हम देखते हैं कि वो एक बाइट उठाता है और उसे अपने मुंह में लेता है, टेस्ट करता है
और जैसे ही जी यहाँ पे उस डिश को टेस्ट करता है, वाक़ई में उसे वो डिश बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है, इतना अच्छा टेस्ट होता है। क्योंकि एक्चुअली अभी इसके ध्यान में जो अपनी पिछली लाइफ़ के अंदर उसने बुरा-बुरा खाना खाया होता है ना, उसकी यादें होती है। तो जैसे ये इतना अच्छा 3 स्टार का खाना खाता है, तो इसकी जो टेस्ट बाइट होती है वो अपने अपर लिमिट पे पहुँच जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर तो बहुत सारी एनर्जी आ गई होती है। और हम देखते हैं कि वो इसी प्रकार से सभी अलग-अलग जो डिशेज़ होती है, उन्हें खाने लगता है दबा-दबा करके। क्योंकि इस प्रकार की और डिश भविष्य के अंदर नहीं मिलने वाली है, तो वो अभी है ना जितना ज़्यादा टेस्ट कर सके, उतना ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश वो करता है। तभी हम देखते हैं कि वो इसी प्रकार से अपना जो खाना है वो खा रहा होता है, तभी फ़ोन पे रिंग होने लगती है और जो जी है उसे खाना खाते हुए डिस्टर्ब वो कर देती है। और जब जी चेक करता है कि आखिर किसका फ़ोन आया होता है, तो उसे पता लगता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड जिंग होती है, उसकी जो फ्रेंड सू होती है, उसका फ़ोन आया होता है। इसे देख कर के वो यही सोचता है, लगता है जो जिंग है अपनी फ्रेंड के सामने जा कर के रोई होगी और उसी कारण से उसकी जो फ्रेंड है उसका फ़ोन मुझे आ रहा है, ताकि वो मुझे जो जिंग के प्रति अपने रवैये है उससे प्रति कोई ना कोई लेक्चर है वो देना चाहती होगी। और जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जी है अपना फ़ोन उठाता है, होता भी वैसा ही है। सामने की ओर से जो सू है वो चिल्लाते हुए बोलती है, जी आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस प्रकार से जो जिंग है उसे ट्रीट है वो कैसे कर सकते हो? वो बस इतना चाहती थी कि तुम है ना उसे प्यार करते हो नहीं करते ये देखना चाहती थी, इसीलिए उसने ये जो मुद्दा है वो उठाया। आखिरकार है ना वो तुम पे विश्वास कैसे करेगी जब तुम है ना अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम ही नहीं कर सकते। अगर तुम इतना सा विश्वास उसके ऊपर नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारे ऊपर विश्वास वो कैसे कर पाएगी? ये इसे तो प्यार बोलते हैं। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हो, तभी उसे विश्वास हो जाएगा तुम कि है ना पूरी तरह से उसके ऊपर प्यार वो करते हो। वो यहाँ पे है ना जो जिंग है उसने तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लिया था, लेकिन तुम इस चीज़ के अंदर फेल हो गए। मुझे लगता है कि अगर तुम अपना जो घर है वो उसके नाम कर देते हो और साथ ही साथ जो 10 लाख रुपए वो देते हो और अपनी जो माफ़ी वो मांगते हो गलतियों के लिए, तो मैं है ना हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी कि तुम्हारा फिर से पैचअप जो जिंग के साथ हो जाए। और मैं जिंग को इस चीज़ के लिए प्रेशर भी है वो डाल सकती हूँ। वरना मुझसे है ना कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है वो मत करना कि मैं किसी प्रकार का तुम लोगों के बीच में पैचअप करा पाऊंगी। इसका मतलब यही होगा कि तुम्हारा ब्रेकअप है वो हो जाएगा। अब इतनी सारी बकवास सुनने के बाद में यहाँ पे जो जी है वो भी अपना आपा खो देता है, गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? आखिरकार तुम मुझे टेस्ट करने वाले होते कौन हो? गेट लॉस, यहाँ से दफा हो जाओ। और ये कहते हुए गुस्से के साथ अपना जो जी है वो फोन काट देता है और उधर से जो सू होती है वो कुछ बोलने की ट्राई करती है, लेकिन अपना जो जी है वो कोई भी बात है वो नहीं सुनता और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जो जी थोड़ा सा रिलैक्स है वो करने की कोशिश करता है। फिर जो जी है सिस्टम के द्वारा दिए गए टास्क के बारे में सोचता है कि मुझे सबसे पहले एक जमीन का टुकड़ा है वो खरीदना होगा और मैं उस जमीन के टुकड़े पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्ट्रेस है यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो किला है वो बनाऊंगा। इतना ही नहीं, इसकी जो डिफेंस है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगी और एकदम जो वाटर सोर्स होगा ना उसके नज़दीक ये ज़मीन होनी चाहिए और कम से कम जो फॉरेस्ट है वो भी उसके पास होना चाहिए। ये जो मेरी प्रायिकता रहेगी जिस लैंड को मैं खरीदने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कुछ समय बाद में जो जी होता है एक जो रियल एस्टेट कंपनी होता है उसके अंदर आ जाता है ज़मीन खरीदने के लिए। और हम देखते हैं वहाँ पर काम करने वाली एक लेडी आकर के जी को ग्रीट करती है और वो बोलती है कि हेलो सर, आखिरकार मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ? क्या आप एक घर रेंट पे लेना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं? तो हम देखते हैं जो जी होता है वो बोलता है नहीं, मैं दोनों ही काम है ना वो नहीं करना चाहता, एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं बीच में बात को काटते हुए एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि जियो निंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा काम है, तुम यहाँ से जाओ और पीछे है ना बहुत सारे बॉक्सेस आए हैं, उनको है ना एडजस्ट करने में जा करके हेल्प करो। हम लोगों ने इस बार बहुत सारे टॉयलेट पेपर मंगाए हैं, तो उन्हें है ना आज जल्द से जल्द है ना अंदर शिफ्ट है वो करने होंगे। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा होता है यहाँ का मैनेजर होता है रियल एस्टेट कंपनी का और इसका नाम होता है जू, तो अपने इसको मैनेजर जू बोलेंगे। तो हम देखते हैं जो मैनेजर जू होता है उसका बिहेवियर थोड़ा सा ना ऑकवर्ड या बेकार सा टाइप का होता है। तभी हम देखते हैं जो जी होती है वो बोलती है कि मैनेजर जू, मेरे पास अभी एक क्लाइंट है अटेंड करने के लिए, तो मैं अभी नहीं जा सकती। तभी जो मैनेजर जो है वो गुस्से के साथ बोलता है, जियो आखिरकार मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मुझे लगता है तुम सारी की सारी टीचिंग है वो भूल चुकी हो, तुम्हें हर चीज़ है वो ध्यान में रखनी चाहिए। आखिरकार तुम्हारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कहाँ चला गया? तुम जाओ जा करके जो काम करो मैंने तुम्हें कहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जियो अभी भी हेजिटेट कर रही होती है क्योंकि वो जी को जो क्लाइंट के रूप में आया होता है उसे ऐसे खाली है ना वो नहीं छोड़ना चाहती। तभी जो मैनेजर जो है वो बेइज्जती मारते बोलता है कि एक जो सुखड़ा पुकड़ा सा इंसान जिसके है ना पहनाव से हमें दिख रहा है कि इसने बहुत ही चीप है ना रुपए के कपड़े वो पहन रखे होंगे, मुझे नहीं लगता है कि एक बंदा एक पब्लिक टॉयलेट होता है या फिर एक जो छोटा सा टॉयलेट है उसे भी खरीद सकता है। तो हम आखिरकार ये बंदा किस प्रकार का क्लाइंट हो सकता है? तभी जो जी है वो बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नीची नज़र से देखो। अब ये बात होती है यहाँ पे जो मैनेजर है उसे भी चुप जाती है और वो बड़े ही फुल एटीट्यूड के साथ बोलता है कि जो तुम्हारा जैसा पर्सन है मुझे देखने से बता सकता हूँ तुम्हारी औकात कुत्ते से भी गई गुजरी है, दिखने में तुम कुत्ते की से भी बुरी हालत के अंदर दिख रहे हो। तो आखिरकार तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी तो क्या ही खरीदोगे? चलो अगर तुमने यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट भी है वो खरीद लिया तो मैं जो लाइव स्ट्रीम है उसके अंदर टट्टी है वो खा करके दिखा दूंगा, ये मेरा वादा रहा तुमसे। अब ये सुनने के बाद में जो जी है बस उसे ना घूर घूर के देख रहा होता है और कुछ पल के लिए अपने मन के अंदर सोचता है और फिर जो जी होता है वो बोलता है कि ऑल राइट, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि यहाँ पे जितने भी जो लोग मौजूद हैं उन्हीं का कोई गर्मा गर्म आइटम तुम्हारे लिए प्लेट के अंदर पेश होकर के आए और तुम उसी चीज़ को खाओ।
और हम देखते हैं कि वो सभी लोगों को इस चीज़ के लिए एग्री कर देता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी खरीदने के लिए एबल हो जाता हूँ तो आप सभी लोगों को मिल करके जो मैनेजर ने शर्त रखी होती है उसे पूरा कराना होगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपना जो जीए क्रेडिट कार्ड है वो या फिर जो कार्ड होता है वो बाहर निकालते बोलता है, मिस मैं यहाँ पे ना कोई भी चीज़ रेंट करने के लिए या फिर ना अपना घर बेचने के लिए नहीं आया हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे ज़मीन का एक टुकड़ा है वो खरीदने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं वो बड़े ही पैशन लुक से, बहुत ही डेक्शन लुक के साथ अपना जो एटीएम कार्ड है उनकी तरफ कर देता है, जिसे देख करके वो सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि किसी घर को है ना खरीदने या किराए के मुकाबले कोई ज़मीन का टुकड़ा लेना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मैनेजर और साथ साथ में जो जियो है वो दोनों ही हैरान है वो हुए होते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और वो बोलते हैं क्या ये बंदा यहाँ पे एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए आया है, इसका मतलब तो इसे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी वो खरीदने के लिए। तभी एक दूसरा बंदा होता है वो बोलता है क्या कोई बंदा यहाँ पे जमीन का टुकड़ा खरीद रहा है, मैं तो पहली बार ऐसे किसी बंदे को देख रहा हूँ जो कि ना इतनी बड़ी मात्रा के अंदर कोई जमीन के टुकड़े की बात है वो कर रहा हो। तभी जो तीसरा बंदा होता है वो बोलता है कि वाकई में यार ये जो बंदा है कोई बिग शॉट है जो कि नॉर्मल कपड़ों के अंदर रहता है, इसके पास वाकई बहुत सारे पैसे है वो होने चाहिए। और इधर हम देखते हैं जो जी है ये बात सुनने के बाद वो भी थोड़ा हेजिटेट कर रही होती है और वो अपने डियर कस्टमर को पहले सीट अवेलेबल कराती है कि डियर कस्टमर पहले आप यहाँ पे बैठिए। और वो बोलती है कि ऑल राइट सर, आपको जिस प्रकार की जगह वो चाहिए होगी तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड वो करा दूंगी। आपको है ना मैं आप डिटेल के अंदर सारी जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है उसके बारे में इंट्रोड्यूस है वो कराती हूँ। और इधर हम जो मैनेजर जी है उसे देखते हैं, वो अभी यही सोच रहा होता है कि जो जी है वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है और वो बोलता है कि कोई भी बड़ी बड़ी बातें वो फेंक सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है जब पैसे है ना पे करने की बारी आएगी तब तुम है ना इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेट है वो करने वाले हो, क्योंकि मुझे इस बात में बिलीव नहीं होता कि तेरे जैसे एक बंदा कोई ज़मीन का टुकड़ा है वो खरीद सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो जी है वो आती है और उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होती है लैंड से संबंधित वो सारे जो कागजात हैं यहाँ पे जी को दिखाने लगती है और वो बोलती है कि हमारे पास अलग अलग जो लैंड उपलब्ध है उनकी करंट पिक्चर यहाँ पर अवेलेबल है, आप आराम से इन्हें देख सकते हैं और मैं आपको कंटिन्यूसली उस ज़मीन के बारे में एक्सप्लेन है वो करती जाऊँगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जी है उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि मुझे इन पिक्चरों की वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं आपको मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो बताता हूँ, अगर उससे मिलती जुलती अगर जगह कोई आपके पास मौजूद हो तो मेरे को बता देना। तभी जो जी है वो बोलती है इस चीज़ के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें बता सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जी है अपनी रिक्वायरमेंट बताने लगता है कि वो है ना माउंटेन के करीब होनी चाहिए, उसके पास पानी का सोर्स होना चाहिए, अगर रनिंग वाटर हो तो द बेस्ट रहेगा, और साथ साथ में वहाँ पे आने जाने का रास्ता भी क्लियर होना चाहिए, मतलब कोई भी सामान मंगाए तो इजीली आ जाए, कोई भी सामान भेजे तो इजीली चला जाए, और वहाँ पे एक आदर्श रूप से कोई बड़ी फैक्ट्री हो एक या फिर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग हो तो वो भी चलेगी। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनने के बाद में जो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट है वो करने लगती है और वो बोलती है कि मुझे ना 1 मिनट दीजिए सर, मैं ना इस बारे में सोचती हूँ कि इस प्रकार की कोई लैंड हमारे पास मौजूद है या नहीं। तभी हम देखते हैं पीछे से जो यहाँ पे मैनेजर है वो आता है और बोलता है आखिरकार इस बंदे की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है ना प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो लैंड इससे मैच खाती है, आखिरकार तुम क्या सोचती हो इस बारे में। तो जियो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वाली लैंड के बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी जो टी सिटी के अंदर पड़ती है। मैनेजर आप क्या बातें कर रहे हो, वहाँ का जो लैंड वो तो अच्छी है लेकिन वहाँ पे जो फैक्ट्री बन रही थी वो अभी तक प्रोजेक्ट फिनिश नहीं हुआ है, वो जो प्रोजेक्ट है अभी तक अनसोल्व है, तो हम इस चीज़ को क्लाइंट को नहीं बेच सकते। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो मैनेजर है एक डार्क लुक और गंभीर लुक देते हुए बोलता है कि आखिर हम उसे बेच क्यों नहीं सकते, तुम इस बंदे को दे दो, देखो इस फटीचर इंसान को, इसके पास इतनी औकात नहीं कि उस ज़मीन को खरीद सके, तो तुम उसे उस लैंड को दिखा सकती हो और बेच भी सकती हो, मुझे पूरा यकीन है ये बंदा यहाँ पे है ना ट्रबल पैदा करने के लिए आया है और कुछ नहीं। तो हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद में वहाँ पे बैठा बैठा अपना जो जी ये इस बात सुन रहा होता है और वो बोलता है क्या तुम्हारे पास इस प्रकार की जो लैंड ईस्ट के अंदर अवेलेबल है जिस प्रकार की मेरी जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद में जियो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट है वो कर रही होती है क्योंकि वो अनफिनिश कार्य वाली लैंड को किसी को भी नहीं देना चाहती थी, और वो फिर जी को बोलती है हाँ सर इस प्रकार की जो जगह है वो अवेलेबल तो है लेकिन वहाँ पे जो फैक्ट्री बन रही थी उसका काम पूरी तरह से फिनिश है वो नहीं हुआ है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था उस जगह का वो उसका लीडर भाग चुका है, यानी बीच में काम छोड़ करके जा चुका है। तो हम देखते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं उस जगह की यहाँ पे जो जी वो देखने लगता है और देखते हुए सोचता है कि ये जो लोकेशन है वाकई में बहुत ज़्यादा गजब है, ये सभी रिक्वायरमेंट को मिल रही है जिस प्रकार की मुझे चाहिए, और इसके चारों ओर में कंटीले तारे वो लगा सकता हूँ, ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा डिफेंड करने के लिए, और ये अनफिनिश फैक्ट्री है तो मुझे सस्ते दामों के अंदर मिल जाएगी और मेरा जो टाइम है वो भी बचाएगी, यानी कुल मिलाकर के इस सौदे के अंदर मेरा फ़ायदा ही है वो होने वाला है। फिर वो जियो को बोल देता है कि ठीक है मैं ये जो ज़मीन है वो लेने वाला हूँ, तुम कॉन्टैक्ट जो है ना वो लेकर के आ सकती हूँ ताकि मैं उस पर साइन कर दूँ, आखिरकार मुझे कितनी पेमेंट है वो करनी होगी। अब जियो ने सोचा होता है कि यहाँ पे जो जियो मना कर देगा, आखिरकार कोई अनफिनिश फैक्ट्री का काम है वो क्यों लेगा, तो बोलती है मुझे माफ़ कर देना आपको गलत चीज़ दिखाने के लिए। तभी यहाँ पे जियो को रियलाइज होता है कि जी ने तो है ना इस लैंड को खरीदने के लिए एग्री हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है कि सर आपने अभी भी क्या कहा, आप इस लैंड को लेने वाले हैं।
आपको ये पता होते हुए कि वहाँ पे जो फैक्ट्री बन रही थी उसका काम अनफिनिश है, फिर भी आप इसे खरीदना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट वो कर रही होती है, तो अपना जो जी है वो क्लियर कर देता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को खरीदने वाला हूँ, तुम जल्दी से ले जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आ जाओ ताकि मैं उसके ऊपर साइन कर दूँ, और मुझे जल्द से जल्द जो पेमेंट है वो भी करनी है, क्योंकि कोई बंदा यहाँ पे इंतजार कर रहा है गर्मा गर्म और फ्रेश पोप है वो खाने के लिए, मतलब टट्टी है वो खाने के लिए। और हम देखते हैं पीछे खड़ा जो मैनेजर जो होता है, ये बात सुनकर के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं होता कि जो जी है वो पेमेंट है वो कर पाएगा। और हम देखते हैं कुछ ही समय बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और जो बिल होती है उसकी रसीद आ जाती है, और ये जो बिल की रसीद होती है किसी और के हाथों में नहीं, जो मैनेजर जो होता है उन्हीं के हाथों में होती है। और वो देखकर ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और हैरान होते हैं कि इस बंदे ने 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट के रूप में दे दिया है। अरे का कोई बंदा 10 लाख रुपए इस प्रकार की ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट है वो क्यों करेगा, जहाँ की जो फैक्ट्री का काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट है वो नहीं हुआ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुम्हारी इस बात के ऊपर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जीए मैनेजर जू के पास आते हुए बोलता है, बड़ी काफ़ी लंबा समय हो गया तुम्हें इंतजार करते हुए, जैसा कि मैंने अब पेमेंट वो कर दिया है, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है परफॉर्म करने की। अब लाइव स्ट्रीम के अंदर तुम अच्छे से अपना जो परफॉर्मेंस है वो देना, इसको इस चीज़ को एंजॉय करते हुए। अगर तुम अच्छे से एंजॉय वो करोगे तो मैं तुम्हें लाइव स्ट्रीम के अंदर सुपर चैट है वो दूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मैनेजर जू है उसकी हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है। यहाँ पे जो जी है मैनेजर जू को पब्लिक के हवाले करते हुए चला जाता है। पब्लिक में एक बंदा होता है, उसने लाइव स्ट्रीम को ऑन कर लिया होता है और वो बोलता है कि फैटी मैंने तुम्हारे लिए लाइव स्ट्रीम को ऑन है वो कर लिया है। तभी जो पास में खड़ा हुआ बंदा है वो बोलता है कि अरे यार मेरा जो पेट है वो काफ़ी दिनों से खराब चल रहा है, लेकिन मैं इस बात की प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी आइटम मैं निकालूंगा वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है वो होने वाला है। तभी एक और जो बंदा है वो बोलता है, कल मैंने मूली के परांठे वो खाए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। आखिरकार अब तुम ही चूज करो तुम्हें कौन सी चीज़ें वो खानी है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो जी है उसके सिस्टम की ओर। उसका नोटिफिकेशन आया होता है कि आपने 2 कंडीशन में एक कंडीशन यानी एक जो जमीन का टुकड़ा है वो खरीद लिया है वो पूरी कर ली है। अब आपको दूसरा टास्क यानी 365 दिनों का खाना है वो स्टोर है वो करना है। और हम देखते हैं जो जी होता है ये सोचते हुए वहाँ से निकल रहा होता है कि मेरे पास जितनी भी जो दहेज की मनी मैंने बचा करके रखी थी वो इस लैंड को खरीदने के ऊपर खर्च कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और जो पैसे हैं वो कहाँ से लेकर के आऊँ अपनी जो सप्लाई है 1 साल की इकट्ठा करने के लिए। और हम देखते हैं सामने की ओर से एक जो बंदा है वो आ रहा होता है और वो पलट के देखता है कि ये बंदा तो मेरे को जी जैसा दिख रहा है। आखिरकार ये जो रियल इस्टेट का ऑफिस है वहाँ पे क्या कर रहा है। और ये जो बंदा है वाइट कोट के अंदर मुझे है ना थोड़े थोड़े इसका लुक जो बॉस ली है उसकी तरह का आ रहा है। हो सकता है ये बॉस ली हो, आगे चल करके हमें पता चल जाएगा। और जैसे ये बंदा आगे की ओर देखता है ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपना जो चेहरा है बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग टाइप है वो बना लेता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सामने की ओर से जबरदस्ती जो मैनेजर जू है उसे है ना टट्टी है वो खिलाई जा रही होती है। मतलब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ को सीरियस ले लिया होता है और ये चीज़ ना लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी चल रही होती है। मतलब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा इस बंदे ने टट्टी खाई है, मतलब इसकी इज्जत तो क्या ही रह जाएगी। और ये जो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के इस काम को कर रहे होते हैं जैसे कि ये इनका ना करने का अधिकार हुआ। सभी लोग इस चीज़ को करने में काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो बंदा है इसे देखकर सोचता है कि आखिर ये बंदे को टट्टी है वो क्यों खिला रहे हैं। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो जी की गर्लफ्रेंड जिंग होता है उसकी ओर। वो अपने नाखूनों के ऊपर नेल पॉलिश लगा रही होती है और उसे सुखा रही होती है, मतलब अपने आप को काफ़ी अच्छे से मेंटेन है वो करके रख रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन के ऊपर एक अननोन नंबरों से फ़ोन है वो आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हमें पता चलता है जो जिंग है उन नंबरों को पहचानती है और जानबूझ करके उन्हें सेव करके वो नहीं रखा। और वो फ़ोन को उठाते हुए बोलती है कि बॉस ली तुम कमीने कहीं के, आखिरकार मैं तुम्हें याद हो गया, इतने लंबे समय बाद में फ़ोन किया, आखिरकार क्या बात हो गई। तो सामने की ओर से जो ली होता है वो बोलता है क्या तुम जानती हो आजकल ना जो जी है वो क्या कर रहा है। जी है ना आज रियल एस्टेट कंपनी है वहाँ आया था और वहाँ पर आकर के उसने एक लैंड है वो खरीदी है। अब ये सुनते ही जो जिंग है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है क्या उसने एक ज़मीन है वो खरीदी है। उसकी आखिरकार उस बंदे के पास ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए पैसे आए तो आए कहाँ से। तो हम देखते हैं जो ली है वो बोलता है कि उसने 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट के रूप में दे दिए है। मुझे उम्मीद है कि शायद उसने जो पैसे जमा करके रखे थे तुम्हारे शादी के दहेज के लिए वो पैसे उसने ना यहाँ पे खर्चे वो कर दिए हैं। अब ये सुनते ही तो जो जिंग है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है वो बास्टर्ड कमीना कहेगा उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो मेरे पैसों को यूज है वो करे। तभी जो ली है वो बोलता है कि तुम्हें इस प्रकार से है ना जो जी है उसके ऊपर गुस्सा है वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए यार वो क्या करने की प्लानिंग कर रहा है और आजकल वो कर क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जिंग है वो गुस्से के साथ बोलती है क्या मैं उसे जाकर पूछूं उस कमीने की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जो पैसे हैं उसको यूज करे, मैं उसको पूरे इंटरनेट के ऊपर है ना ऑनलाइन है वो कर दूंगी और वायरल है वो कर दूंगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जो मेरे पैसे है वो उसको मेरी बिना परमिशन के यूज है वो कर ले। अब जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो दहेज वाली बात क्या है, तो इस स्टोरी के अंदर आपको अगर किसी फीमेल लड़की से शादी करनी है तो उसको या उसकी फैमिली को एक निश्चित दहेज की राशि वो देनी होगी, जितनी वो लोग डिमांड करेंगे उसी की बाद में आपकी शादी उसके साथ हो सकती है। तो ये परंपरा वहाँ पे चलती
है। तो अब बढ़ते हैं बैक टू स्टोरी लाइन और इधर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो जी का घर होता है उसकी ओर। जी बैठ करके सोच रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर होता है कि मुझे सप्लाई बाय करने के लिए और अपना जो बेस है उसे बिल्ड है वो करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी। आखिरकार मुझे इतने सारे जो पैसे हैं वो कहाँ से मिल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जी है उसके गेट के ऊपर बहुत ही भयंकर रूप से जो नोक है वो होने लगती है। मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में होता है जो भी बंदा आया होता है। ये देख करके जो जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार क्या चल रहा है, कि आखिरकार इतनी हड़बड़ाहट के अंदर आखिरकार गेट है उसे कौन खुला है, कौन नोक कर रहा है। तो हम देखते हैं कि गेट खोलने के ऊपर वहाँ पे और कोई नहीं जिंग तथा उसकी फ्रेंड सू होते हैं। उन्हें देख करके है ना जो जी है वो बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे किस लिए और क्यों आई हो। ये सुनने के बाद में जो जिंग है उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है जी आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब, मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ, आखिरकार जो तुम्हारी हिम्मत है वो कैसे हुई मेरे पैसों को खर्चा वो करने की। अब ये बात सुनने के बाद में जो जी है उसे कुछ भी समझ में वो नहीं आता और वो कन्फ्यूजन के साथ पूछता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रही हो, तुम क्या कहना क्या चाहती हो। तो हम देखते हैं कि जो जिन है वो गुस्से के साथ बोलती है कि तुम इस प्रकार से पिटेंट है वो करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि जो दहेज की राशि थी तुमने उस पैसों का यूज करते हुए एक जमीन की राशि, एक जो जमीन है वो खरीद ली है। आखिरकार जो पैसे थे वो दहेज के मेरे थे, तो इसका मतलब जो जमीन तुमने खरीदी है वो मेरी होगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही गंदे तेवर हमें जिनके दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद में जो जी है वो बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम क्या मेंटली इल हो क्या। और वो फिर अपने पास से एक जो पैसों की गड्डी वो निकालते हुए उसके कंधे के ऊपर थपथपाते हुए बोलता है कि ये देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक जो पैसा है वो भी खर्चा वो नहीं करने वाला। आखिरकार चाहे मेरे पास कितने ही पैसे हैं वो क्यों नहीं हो। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे और जो ली है उसके अफेयर के बारे में पता नहीं, तुम लोगों का अफेयर कितने लंबे से चल रहा है। अब ये सुनने के बाद में जो जिंग है वो मन में सोचती है और नर्वस होने लगती है कि आखिरकार इस बंदे को मेरे और जो ली है उसके अफेयर के बारे में पता तो चला कैसे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सू होती है वो बीच में आकर बोलती है कि तुम दोनों ही शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये कपल्स होते हैं ना उसके बीच में छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है और जो गलतफहमी है वो भी होती रहती है। आप लोगों को इस बारे में ना ज़्यादा बड़ा है वो नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा चिंता है वो नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के बाद में जो जी होता है वो बोलते गलतफहमी और मुझे भाई किसी और को जाकर के मूर्ख बनाओ, मुझे कोई भी गलतफहमी वो नहीं हुई। ये और वो जो बूढ़ा आदमी ली है उसके अफेयर है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो नहीं रही, ना ही मुझसे बिलोंग है वो करती है। और जो जी है ये कहते हुए गेट है वो बंद कर लेता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग है वो लगता है। और इधर हम देखते हैं जो जिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब वो इस बात से परेशान होती है कि आखिरकार जो यहाँ पे जी है उसे पता कैसे चला हमारे अफेयर के बारे में। हम लोग तो डायरेक्टली जो ओयो है वो बुक कराते थे और वहीं पे जाकर के मिलते थे, और इस शहर के अंदर भी जो ओयो है वो बुक नहीं कराते थे। मतलब जो जिंग है वो यही कहना चाहती है कि हम लोग शहर के बाहर सारे रूम वगैरह बुक कराते थे, वहीं पे जाके एंजॉय करते थे। तो जी को पता लगा तो लगा कैसे। यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है लिफ्ट के अंदर। हम देखते हैं यहाँ पे जो जिंग और सू है वो खड़े होते हैं और सू जिंग को बोलती है कि आखिर तुमने ना ये बात मुझे पहले वो क्यों नहीं बताई, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें एडवांस से मुझे इस चीज़ के बारे में बता के रखना था। क्या तुम वाकई में इन्वॉल्व हो जो ली है उसके साथ में जो है ना मिड एज का बंदा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जिंग है वो बड़े सेमलेसली बोलती है नहीं नहीं हम लोग ज़्यादा वो नहीं मिलते थे, हम तो कभी कभार ही जो ओयो रूम है उसके अंदर मिला करते थे। अब ये सुनने के बाद में जो सू है वो बोलती है कि अब जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, चलो चलते हैं पहले घर पे और वहाँ पे चल करके कोई ना कोई प्लानिंग है वो सोचते हैं। तो ये सुनने के बाद में जो जिंग है वो बोलती है कि हाँ लगता तो यही है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा है, चलो पहले यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो लिफ्ट ओपन हो जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो सू होती है उसके भी है ना इविल प्लान होते हैं और वो मनी मन के अंदर सोचती है जिंग तुमने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे मिस है वो कर दी है, अब मैं अपने आप को होल्ड बैक है वो नहीं करने वाली और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों में पकड़ने वाली हूँ। और आफ्टर ऑल हम वैसे भी बहुत ही अच्छी बहनें हैं। अब जो व्यक्ति है ना किसी दूसरे पर्सन को अपनी सिस्टर बोलता है और उसे धोखा देने के बारे में सोचे, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सू का जो कैरेक्टर है उसके बारे में पता है वो लगा सकते हैं। बैक टू स्टोरी लाइन हम देखते हैं यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जी के ऊपर, जो अपने लैंड के ऊपर आया हुआ होता है और जो कंस्ट्रक्टर मैनेजर होता है उससे बात कर रहा होता है और बोलता है कि ये जो फैक्ट्री है इसका जो रिनोवेट है उसका काम कब तक पूरा हो जाएगा, तुम्हें ये टास्क कंप्लीट करने में लगभग कितना समय वो लगने वाला है। अब मुझे पता है जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला होता है उसे मैनेजर है वो नहीं बोला जाता, उसे फोरमैन या इंजीनियर है वो बोल सकते हैं, लेकिन मैनेजर इसलिए बोल दिया ताकि इजी रहे। तो हम देखते हैं जो वो मैनेजर होता है वो बोलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको है ना इन वॉलों को, इन जो दीवार है उन्हें और भी ऊंचा करना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है, साथ साथ में आपको गार्ड टावर है वो भी बनाने हैं और इसके अलावा आपको चारों ओर ना तारबंदी है वो भी चाहिए और आपको एक स्टील प्रूफ दरवाजा है वो चाहिए, बुलेट प्रूफ गिलास टेम्पर वगैरह ईटीसी, मतलब इतना सारा और इतनी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पढ़ करके यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर मैनेजर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो जी से पूछता है कि यंग मैन आखिरकार तुमने किस पावरफुल फोर्स को ऑफेंस है वो कर दिया है जो इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल है वो बना रहे हो।
तो हम देखते हैं जो जी है वो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा है वो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जानने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो नहीं होने वाला और ना ही कुछ अच्छा होने वाला है। बस तुम तो मुझे प्राइस है वो बताओ इस काम को 1 महीने के अंदर ख़त्म है वो करने के लिए। अब ये सुनते ही जो मैनेजर होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और वो बोलता है, क्या बड़ी है, तुम क्या मज़ाक कर रहे हो? 1 महीने के अंदर इतना सारा जो काम है वो कंप्लीट है वो नहीं हो सकता। तभी जो जी है वो बोलता है कि तुम है ना इस प्रकार की बातें वो क्यों कर रहे हो? तुम चुप हो जाओ और बस तुम तो मुझे है ना पैसे बताओ कितने देने हैं? अगर ये काम तुम नहीं करोगे तो और भी कंपनियाँ बैठी है ये काम करने के लिए। तो हम देखते हैं वो मैनेजर है वो बोलता है, लेकिन बॉस हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ भी मैटर वो करती है। ये सुनते ही जो जी है वो बोलता है, क्या तुम इस प्रकार के पर्सन हो गया? मुझे तो लगा तुम है ना एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो जो इस बात की परवाह वो नहीं करता। तो ये सुनने के बाद में जो मैनेजर है वो हंसते हुए बोलता है और हेजिटेट करते हुए बोलता है कि एक्चुअली बात ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आपको है ना ये काम जल्दी कराने के अंदर जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है वो आने वाली है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जी है वो बोलता है कि तुम बस प्राइस बोलो ना, तुम्हें कितना प्राइस चाहिए? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैनेजर है 2 अंगुलियों का इशारा करते हुए बोलता है, बॉस मुझे लगता है कि इसे 1 महीने के अंदर फिनिश करने के लिए हमारी पूरी कंपनी को पूरा जोर वो लगाना होगा और कम से कम इतना तो खर्चा आएगा ही। तो 2 अंगुलियों को देखते हुए जो जी है वो बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब 2 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है? तो जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि हाँ, कम से कम इतना खर्च तो आना आएगा ही और आपको एडवांस के अंदर 50 लाख रुपए जो डिपॉजिट है वो भी करने होंगे, तभी हम लोग काम को स्टार्ट है वो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जो जी है वो बोलता है कि ठीक है, मैं जो मनी है वो ट्रांसफर कर दूंगा 1 वीक के अंदर, तुम लोग काम करना स्टार्ट है वो कर दो। तो ये सुनने के बाद में अभी भी जो मैनेजर है थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, क्योंकि डाउन पेमेंट उसे एडवांस में चाहिए होती है। तो हम देखते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे जो जी है वो भांप लेता है और बोलता है, ये ठीक रहेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें पेमेंट है वो नहीं कर पाता हूँ तो ये जो ज़मीन है वो तुम्हारी हो जाएगी। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद में थोड़ा सा रिलीफ मैनेजर को मिलता है और वो बोलता है, ठीक है, हम ऑन द स्पॉट ही काम को शुरू वो कर देते हैं। तभी हम देखते हैं उसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो जिंग की फ्रेंड सो होती है वहाँ पे आ जाती है और बहुत ही मीठे मीठे बोल है वो बोलती है कि जी आखिर आप क्या कर रहे हो? और वो आकर के सीधा जो है ना जी है उसका हाथ है वो पकड़ लेती है और क्यूरियोसिटी के साथ बहुत ही मासूमियत के साथ पूछने वो लगती है। और इस प्रकार का बिहेवियर सू का देख करके लिए एक पल के लिए तो जो जी है वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज है वो हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो सू होती है वो जी के और भी ज्यादा चिपकते हुए बोलती है कि बोलो ना जी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? और हम देखते हैं यहाँ पे जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सू के ऊपर, क्योंकि पास्ट लाइफ के अंदर ये एक बहुत ही कमीनी औरत थी जिसने कि जिंग के साथ मिल करके जो जी है उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और इसी ने उसके अंदर हेल्प है वो की थी। और वो यही सोच रहा होता है कि इस लाइफ के अंदर मैं तुमसे उसका डबल पे है वो करा करके रहूंगा। तभी वो गुस्से की ट्यून के अंदर सू से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे है वो क्या कर रही हो? लेकिन हम देखते हैं जो सू होती है हमेशा एकदम क्यूटनेस दिखाते हैं, वो बहुत ही प्यारी आवाज के अंदर बोलती है कि जी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या ये वही जमीन है जो तुमने हाल फिलहाल के अंदर खरीदी थी? यहाँ के आसपास का जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो एक शानदार विला है वो बनाने की? और हम देखते हैं कि उसकी स्माइल बड़ी प्यारी लग रही होती है यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जी वो पिघलता नहीं है और सख्त लौंडा मरते हुए उसका ना हाथ झटक देता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ और क्या नहीं बना रहा, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे जो चाहे वो बनाऊँ। अब जी का इस प्रकार का बिहेवियर देख करके जो सू है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मनी मन के अंदर सोचती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये जो जी नाम का लूजर बंदा इस प्रकार का स्ट्रेंज बिहेवियर आज क्यों कर रहा है? नॉर्मली जब भी है ना ये मेरे हाथ को टच करता था तो ये इसका जो चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल है वो हो जाता था और इसकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं खुद चल करके इसके पास में गई थी, फिर भी है ना इसमें थोड़ा सा बहुत भी है ना रिएक्शन है उस टाइप का नहीं है। आखिर आज इसने जिस प्रकार का रिएक्शन दिया है ऐसा रिएक्शन इसने पहले कभी नहीं दिया। और हम देखते हैं यहाँ पे जो जी होता है पूरी तरह से सू को इग्नोर कर देता है और उन सभी के पास जाने लगता है और उनको है ना ऑर्डर वगैरह देने लगता है कि नहीं गेट को ना थोड़ा और बड़ा बनाओ, हाँ उस तरह बनाओ, मतलब अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उस पर गौर करने लग जाता है। और जो सू होती है उसकी जो सारी आशाएं होती है वो निराशा के अंदर बदल जाती है, क्योंकि जो वो प्लानिंग करके आई होती है वो यहाँ पे सक्सेसफुल है उसके अंदर नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ पे सू को बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मनी मन सोचती है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना अच्छा सुनहरा अवसर है वो नहीं खो सकती, क्योंकि जैसे कि जो जिंग है वो नज़रों में गिर चुकी है जी की, तो वो दोबारा से उसकी नजरों के अंदर नहीं उठ सकती। तो ये मेरे पास जो सुनहरा मौका था ये काफ़ी अच्छा है, अगर एक बार ये जो जी है वो मेरे चाल के अंदर गिर जाता है तो ये जो ज़मीन है और ये जो जगह है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, जो जी होता है वो अपने घर के अंदर बैठा होता है और किसी चीज़ के बारे में गंभीरता से सोच रहा होता है और वो एक्चुअली यही सोच रहा होता है कि मैंने अपने जो घर है उसको गिरवी रख दिया है बैंक के अंदर और बैंक ने मुझे घर के बदले में 30 लाख रुपए वो दे दिए हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये कवर नहीं कर रही मेरे जो बिल्डिंग मटेरियल की फर्स्ट फीस है, यानी उसे 50 लाख रुपए देने होते हैं लेकिन अभी उसके पास 30 लाख रुपए आए होते हैं। तो वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं और जो पैसे वो कहाँ से लेकर के आऊँ, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा पैसों की जरूरत है। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है और वो बोलता है रुको यार 1 मिनट, कुछ ही समय के बाद में जो अपोकलिप्स है वो शुरू होने वाला है, तो ऐसा मैं क्यों नहीं
करता कि जो मेरा घर है वो मल्टीपल लोगों को है ना बेच दूं, और वैसे भी ये चीज़ आगे जाकर के मैटर है वो नहीं करेगी, क्योंकि जब तक वो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तब तक तो अपोकलिप्स है वो शुरू हो चुका होगा। तो यहाँ पे जो जी है वो ये चीज़ डिसाइडेड है वो कर लेता है कि वो है ना अपने घर को मल्टीपल लोगों को बेचेगा ताकि उसे और भी ज़्यादा रकम प्राप्त हो सके। तभी हम देखते हैं अचानक से जो जी होता है उसके गेट पे दस्तक नॉक होने लगती है ज़बरदस्त, और एक ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाता है कि जल्दी से बाहर निकल जी, कितनी देर होगी मुझे गेट को नॉक करते हुए, आखिर तुम बाहर है वो क्यों नहीं निकल रहे। अब जैसे जो ओल्ड मैन चिल्ला रहा होता है उसकी आवाज़ को सुनकर के जी को पता लग जाता है कि ये तो वही ओल्ड मैन है जो कि मेरे पड़ोस में वो रहता है। अब जी इस ओल्ड मैन के बारे में बताता है कि ये जो ओल्ड मैन है यहाँ पे जी का पड़ोसी होता है और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहता है। इसने एक्चुअली जो फर्स्ट फ्लोर है और जो सेकंड फ्लोर है उसे पूरी तरह से खरीद लिया है, और अब ये चाहता है कि जो थर्ड फ्लोर है उसे भी खरीद ले, यानी जिस फ्लोर के ऊपर मैं रहता हूँ। इसलिए ये मेरे पास कई बार आया इस घर को खरीदने के लिए, लेकिन मैं ओरिजिनली इस घर का यूज मेरी जो शादी है उसके लिए करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने घर को बेचने का इरादा है वो रिफ्यूज है वो कर दिया और उस ओल्ड मैन को मना कर दिया। लेकिन तभी से इस ओल्ड मैन ने सबसे बुरी काम है वो करने शुरू कर दिए, मेरे लिए बहुत सारे जो ट्रबल्स होती है वो पैदा करने शुरू कर दिए। मेरे गेट के ऊपर रंग लगा जाता है, मेरे गेट के बाहर है ना जो डेड बॉडी के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं वो गिर के चला जाता है, मेरे घर के दरवाजे के आगे कचरा गिर देता है और मेरे घर के ऊपर थूक करके जाता है। मतलब इतने बुरे से बुरे काम कर लिए, नीचे से नीचे गिर गया ये ओल्ड मैन, ताकि है ना मेरे को किसी तरह से ये घर इसको बेचना चाहिए। मतलब डर्टी से डर्टी जो ट्रिक होती है वो भी आजमाई इस ओल्ड मैन ने, ताकि मैं इसे ये घर है वो सेल कर दूं। और जैसे ही जो जी होता है दरवाजा ओपन करता है तो ओल्ड मैन होता है वो तो भरा पड़ा होता है और वो बोलता है तुम कमीने कहीं के, मैंने सुना रात को तुम यहाँ पे क्लब की तरह पार्टियां कर रही थी, दारुएं चल रही थी, लड़कीबाजी चल रही थी, लड़कियां भी बुलाई थी, तुमने इसे घर बना रखा है या क्लब बना रखा है, तुम इस प्रकार के काम है वो कैसे कर सकते हो। मतलब ये जो सारे आरोप लगाए होते हैं वो झूठे लगाए होते हैं। मतलब परेशान करना इस ओल्ड मैन का एक काम है वो बन चुका है कि उसे जी को किसी भी प्रकार से परेशान है वो करना है। तभी जो जी है वो भी चिल्लाते हुए रिप्लाई देता है, अरे बहुत हो गया ओल्ड मैन, आज का तुम कितने झूठ बोलोगे, मैं रात को 10 बजे सोने के लिए अपने बेड पे चला गया था और मैं किसी प्रकार की कोई भी क्लब की पार्टी है वो नहीं कर रहा था। तभी जो ओल्ड मैन है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या झूठ बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं बेरा हो गया, अभी तो मेरी उम्र भी नहीं हुई बेरा होने की, मैं क्लियरली सुन रहा था रात को डीजे की आवाज़ें और लड़कियों की आवाज़ें वो आ रही थी। तो हम देखते हैं कि जो जी होता है वो बोलता है कि बस बस कर यार ओल्ड मैन, मैं समझ गया तुम्हारी जो नजरें वो मेरे घर के ऊपर है, अब बहुत हो गया यार, अब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा बर्दाश्त है वो नहीं कर सकता, ठीक है मैं अपना जो घर है वो तुम्हें बेच देता हूँ। अब ये सुनते ही है ना जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके तो व्यारे न्यारे हो जाते हैं और वो बोलता है रियली तुम है ना पक्का बेच रहे हो ना घर अपना। तभी जो जी है वो बोलता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो ये सुनने के बाद में जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कंडीशन, अरे तुम्हारी कंडीशन है वो क्या है। तो जो जी है वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये जो घर है वो 6 महीने बाद में हैंड ओवर करूंगा, मतलब अगले 6 महीने तक मैं इसी घर के अंदर रहूंगा और तुम्हें इस घर की कीमत के बदले मुझे जो 50 लाख रुपए एक ही बार में अभी वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तुम मुझे पेमेंट दे दोगे तभी तो मैं अपना कहीं और घर है वो खरीद पाऊंगा और उसकी किस्तें चुका पाऊंगा और नया घर ले पाऊंगा और मैं वहाँ पे 6 महीने बाद में शिफ्ट है वो हो जाऊंगा। अब ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है थोड़ा हेजिटेट वो कर रहा होता है। तभी जो जी है यहाँ पे दरवाजा बंद करने का नाटक करते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरी कंडीशन पर एग्री नहीं हो तो भूल जाओ, मैं इस घर को नहीं बेचूंगा। अब ये सुनते ही तो ओल्ड मैन होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो दरवाजे को बंद होने से रोकते हुए बोलता है ठीक है मुझे तुम्हें सारी कंडीशन मंजूर है और मैं तुम्हें पेमेंट भी वो दे दूंगा, लेकिन हमें एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करने की जरूरत है, कल को तुम बदल गए तो मेरे जो पैसे हैं वो भी डूब जाएंगे। तो हम देखते हैं जो जी होता है वो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ये कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन है वो कर लेंगे। और जो जी होता है वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि ओल्ड मैन बास्टर कमी नहीं कहेंगे, बस तुम तो है ना एक बार अपोक्लिप्स शुरू हो जाने जो फिर अपने घर के अंदर अपनी मौत का बैठे बैठे इंतजार ही है वो करोगे। फिर जो जी है वो सोचता है कि एक बार 50 लाख जो रुपए हैं यहाँ पे ओल्ड मैन मुझे ट्रांसफर वो कर देंगे और 30 लाख रुपए जो मुझे बैंक ने दिए तो टोटल मेरे पास 80 लाख रुपए वो हो जाएंगे। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे जो सिस्टम का टास्क है उसे कंप्लीट करना चाहिए और जो रिवार्ड है उन्हें क्लेम वो कर लेना चाहिए। अभी एक जो टास्क होता है वो बचा होता है कि उसे एक साल का जो खाना है जो सप्लाईज है वो खरीदनी है। तो सिस्टम का टास्क करने के लिए हम देखते हैं कि अपना जो जी होता है एक जो मॉल होता है उसके बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि अंदर की ओर दबादब यहाँ पे जो जी है सारी जो सप्लाईज होती है वो इकट्ठा करने के अंदर लग जाता है और उसने अभी तक 365 दिनों में से 369 दिनों की जो सप्लाईज है वो इकट्ठी कर ली होती है। और इस प्रकार से अंधाधुंध ना शॉपिंग करता देख करके जो बाकी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं ये देख करके। तो एक बंदा बोलता है ये बंदा क्या मेंटली अनस्टेबल है क्या, वो इतने सारे जो सामान है खाने के एक साथ है वो क्यों खरीद रहा है। तभी उसके साथ जो लेडी होती है वो घबराते हुए बोलती है कि हमें ना इस बंदे से दूर रहना चाहिए, पता नहीं इसको किस प्रकार की बीमारी हो, कल को हमारे ऊपर ही अटैक वो कर दे। और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारी जो ट्रॉलीज होती है वो सामान की भर रखी होती है। तो इस इतने सारी जो ट्रॉलीज को देख करके सामान को देख करके सारे बंदे इसे मेंटली इल तो समझेंगे कि एक साथ इतना सामान है वो कौन खरीदता है। तभी इसी प्रकार से बंदे वो बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा इतना सारा सामान है वो क्यों खरीद रहा है। तभी एक जो आदमी होता है वो बोलता है मुझे लगता है ये भी किसी प्रकार का फूल ये मूर्ख बंदा है जो ये बिलीव करता है कि दुनिया का अंत आने वाला है और जो सामान है उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज
नॉलेज है वो करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जी के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपना जो टास्क था उसे कंप्लीट है वो कर लिया है और सिस्टम आपको जो रिवार्ड के अंदर 10 पॉइंट है वो देता है और करंटली आपके पास 10 पॉइंट अवेलेबल है। अब यहाँ पे जी के सामने 3 चीज़ें होती है, तो वो इसी चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन में होता है कि आखिर उसे अब कौन सी चीज़ है वो लेनी चाहिए 10 पॉइंटों से। और वो देखता है कि जो प्रोटोगनिस्ट सप्लाई बॉक्स होता है वो एग्जैक्टली 10 पॉइंट का है। तो वो सोचता है कि मुझे यहाँ पे किसी प्रकार का भी कोई भी हेजिटेज है वो करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब वो करना होगा और अपना सारा कुछ इसके अंदर लगाना होगा। तो वो यहाँ पे जो प्रोटोगनिस्ट सप्लाई बॉक्स होता है उसे वहाँ पे चूज वो कर लेता है और जैसे ही उस बॉक्स को चूज करता है तो उसके जो 10 पॉइंट होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं और अभी करंटली उसके 0 पॉइंट रहते हैं, उसे जो बॉक्स होता है वो मिल जाता है। और जैसे ही बॉक्स ओपन होता है तो यहाँ पे एक स्पेस रिंग लेवल 1 की दिखाई जाती है, जिसका फीचर ये होता है कि रिंग के अंदर 500 मीटर क्यूब का स्पेस अवेलेबल है, जिसके अंदर कुछ भी है ना स्टोर वो किया जा सकता है नॉन लिविंग थिंग। और इस रिवार्ड को देख करके यहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि मेरे को पता था कि जो फर्स्ट ड्रॉ होता है वो वाकई में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और उसके अंदर हमेशा ही काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड वो मिलता है। और इतना ही नहीं, इसकी है ना स्पेशल एबिलिटी ये है कि इसके अंदर जो टाइम है वो स्टॉप हो जाता है कोई भी अगर हम सामान रखेंगे उसके लिए। इसका मतलब अगर मैंने कोई फ्रेश फूड है इसके अंदर रखा तो वो कभी भी खराब वो नहीं होगा जब तक कि वो इसके अंदर होगा। तभी हम देखते हैं जो जी है उसके पास सिस्टम का एक और नया मिशन है वो आ जाता है कि अब उसे 10 सालों की जो सप्लाई है वो इकट्ठी है वो करनी है और इसका रिवार्ड पॉइंट होगा 20 पॉइंट। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक बंदा है वो आता है और वो बोलता है कि आखिरकार किस बंदे की इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पे ट्रबल पैदा करने की कोशिश वो कर रहा है। और हम देखते हैं वो जैसे यहाँ पे जी को देखता है वो पहचान जाता है ये तो जी है ना, और जी जैसे उस बंदे को देखता है वो भी उसे पहचान जाता है और बोलता है तुम तो यांग टाओ हो ना। फिर हमें फ्लैशबैक के अंदर बताया जाता है कि आखिरकार ये जो यांग टाओ है कौन। तो जी वो बताता है कि मैं और जो यांग टाओ है सेम ही क्लासमेट थे और हाई स्कूल के अंदर साथ में ही पढ़ा करते थे, लेकिन जो यांग टाओ है वो जो बुली करते थे उन बंदों को हमेशा लेके रहा था। यानी जो इन बुलीज का लीडर हुआ करता था जो जांग जेंग है उसका लेकी यहाँ पे यांग टाओ हुआ करता था, जो हमेशा जो कमज़ोर थे उन्हें बुली किया करता था और जो स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे उनसे डरा करता था, उनसे इसे डर लगता था। और इसी प्रकार एक दिन जो स्कूल होता है उसमें ना जो यांग टाओ है उसने अपने बंदों के साथ जी को घेर लिया और बोल दिया कि जो लास्ट वीक है उसकी प्रोटेक्शन फीस 10 रुपये तुमने दी नहीं, फटाफट से जो है ना रुपये वो निकालो और हमें पे कर दो। तो हम देखते हैं जो जी होता है वो रिप्लाई करता है कि यार मैं तुम्हें पे है वो क्यों करूँ, अगर तुम्हें पे वो करना है तो सबसे पहले जो जांग सेंग है उसे बोलो वो आकर के मुझसे पर्सनली मिले, तभी मैं उसको पे है वो अपने हिसाब से ये वो कर दूंगा। और इसी प्रकार की हमारी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट स्कूल के अंदर हुआ करती थी और मैंने इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट है वो नहीं किया था कि एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था कि हम लोग इस प्रकार के माहौल में आज के दिन यहाँ पे मिलेंगे। तभी हम देखते हैं जो यांग टाओ वो जी पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि जी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने इतनी सारी जो चीज़ें एक जगह इकट्ठा की है इन्हें वापस वहीं पे रख दो जहाँ से ये चीज़ें बिलोंग है वो करती है, वरना ये अगर तुमने ऐसा काम है वो नहीं किया तो तुम्हारे लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब है वो हो सकती है। तो ये सुनने के बाद में जो जी होता है वो स्माइल देते हुए बोलता है यांग टाओ आज भी तुम जो वीक लोग हैं उन्हें बुली करते हो क्या, मुझे इस बारे में पता नहीं था, एक्चुअली मैं तो ये जो सारे आइटम है वो यहाँ पे खरीदने के लिए लाया था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है जो ये शॉप है अपने कस्टमर को इस प्रकार से ट्रीट है वो करती है। अब ये सुनने के बाद में जो यांग टाओ होता है वो गुस्से के साथ बोलता है तुम और ये सारा सामान है वो खरीदने के लिए आए हो, ठीक है तो ऐसी ही बात है तो मैं अभी सभी सामान का ना बिल है वो बनाता हूँ, अगर तुमने जो सारे सामान का बिल एक ही साथ में पेमेंट कर दिया तब तो ठीक है, वरना मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम्हारे प्रति रूड हुआ तो। हम देखते हैं जो सभी चीज़ों की बिलिंग है वो होने लगती है क्योंकि यहाँ पे जो जी है उसने काफ़ी सामान इकट्ठा किया होता है, तो बिलिंग करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है और काफ़ी सारे जो लोग होते हैं बिलिंग करने के लिए लगे होते हैं। और हम देखते हैं कि 1 घंटे के समय के बाद में जो बिलिंग है वो हो जाती है और जो वहाँ पे काम करने वाली लेडी होती है वो है ना पूरा हिसाब किताब कर रही होती है। तभी वहाँ पे यांग टाओ आकर पूछता है कि आखिर बताओ टोटल कितना हुआ। तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए कैलकुलेट करते हुए बताती है कि टोटल 56,883 रुपये वो हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि यांग टाओ काफ़ी स्पीड के साथ जो स्वाइप मशीन है वो निकालता है और बोलता है कि अब फटाफट से है ना जो बिल का पेमेंट है वो कर दो। तो जिस स्पीड के साथ यांग टाओ ने ना जो स्वाइप मशीन निकाली होती है उसी स्पीड उससे दुगनी स्पीड के साथ और चमकती हुई आंखों के साथ यहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर जी होता है अपना जो कार्ड होता है वो निकाल कर स्विप है वो कर देता है। और हम देखते हैं स्विप करते ही पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाता है और जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है यहाँ पे यांग टाओ की धज्जियां उड़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि जी के पास इतने पैसे होंगे। तो यहाँ पे जो यांग टाओ है वो और कुछ तो कर नहीं सकता था, इसलिए वो पलट करके जाने लगता है और अपने आदमियों को बोल देता है चलो यहाँ से चलें। तभी हम देखते हैं पीछे जो जी होता है वो बोलता है रुको एक सेकंड यार टाओ, तुम्हें इतनी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की। तो पलटते हुए जो गुस्से के साथ यांग टाओ बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो,
अब तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? तुम किसी प्रकार की मुसीबत पैदा करना है वो चाहते हो क्या? तो जो जी होता है वो बोलता है कि तुम लोग आए, मेरे साथ रूडली बिहेवियर है वो किया, आखिरकार अब तुम उस चीज़ के लिए माफ़ी भी है वो नहीं मांगोगे क्या? अगर तुम मुझसे माफ़ी है वो नहीं मांगते तो मैंने जितना भी सामान खरीदा है मैं वापस रिटर्न है वो कर दूंगा। अब ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो यांग टाओ है उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम छोटी सी बात को बहुत दूर लेकर के जा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे फिर से ट्रबल पैदा करने की कोशिश है वो कर रहे हो। तभी हम देखते हैं इस मॉल के अंदर जो भी लोग होते हैं वो यहाँ पे जी का समर्थन करते हुए बोलते हैं, पहले तो तुमने ना उसको नीची नज़र से देखा, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया और उसे पेमेंट करने के लिए बोला। अब जब वो तुमसे है ना माफ़ी के लिए एक छोटी सी माफ़ी वो मांगना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम्हें उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी दूसरा बंदा है वो बोलता है कि एग्जैक्टली यार, माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार तुमने इतना बुरा बिहेवियर किया है तो तुम्हें उसके लिए माफ़ी तो है वो मांगनी चाहिए। तभी जो एक बंदा है वो लाइव स्ट्रीम ऑन करते हुए बोलता है कि ये जो सारी चीज़ें वो लाइव चल रही है, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें रातों रात फेमस है वो बना दूंगा। तभी हम देखते हैं जो जी होता है वो बोलता है कि या तो माफ़ी मांगो, अगर तुमने जो माफ़ी इतने अच्छे से मांगी, मुझे लगा कि तुम सिंसियर हो इसके लिए, तो मैं यहाँ पे आज जितना मैंने सामान है वो खरीदा है उससे भी 10 गुना ज़्यादा कीमत का सामान है वो खरीदूंगा। अब ये सुनने के बाद में जो यांग टाओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है क्या तुम इतने केपेबल हो सामान खरीदने के लिए? तो यहाँ पे जो जी है वो बोलता है कि बिल्कुल, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जल्दी से जो मशीन है वो लेकर के आओ और मैं तुम्हें मेरे बैंक का बैंक बैलेंस है वो दिखाता हूँ। और हम देखते हैं जो मशीन है वो आ जाती है और यहाँ पे जैसे ही जो यांग टाओ है वो बैलेंस चेक करता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बोलते हैं 70 लाख रुपए। तभी जो जी है वो बोलता है माफ़ी माफ़ी माफ़ी, अगर तुम मुझे अच्छे से माफ़ी है वो मांगते हो और अगर मुझे इसके अंदर तुम्हारा किसी प्रकार का भी धोखा है वो नज़र नहीं आता तो मैं 10 गुना जो सामान है वो खरीद सकता हूँ। अगर मैं अपनी बातों पे नहीं रहा तो मैं अपनी बाप की इकलौती संतान है वो नहीं। अब ये जो सारी बातें सुनने के बाद में जो यांग टाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अगर वो इतने बड़े ऑर्डर को अगर यहाँ पे एक्सेप्ट वो नहीं करेगा तो उसे ही नुकसान है वो होने वाला है। तो वो वहाँ पे झुकते हुए माफ़ी है सिंसियरली मांग लेता है और वो बोलता है कि जी मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जी है उसके सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें हमेशा एक बात है वो रिमेंबर है वो रखनी चाहिए, फ्यूचर के अंदर तुम्हारी ये काम आएगी। तुम्हें ना अंगुली को उतना ही मरोड़ना चाहिए जितना तुम सीधी कर सको। ऐसी जगह है ना अंगुली को मत डालो कि वापस कभी निकल के ही नहीं आए। थोड़ी बहुत जगह है ना तुम्हें रखनी चाहिए अंगुली को वापस निकलने के लिए। क्या तुम मेरी बात समझ गए? ये कहते हुए हम देखते हैं जो जी होता है आगे की तरफ जाने लगता है तो पीछे से जो यांग टाओ होता है वो बोलता है, ब्रदर जी वैसे तुम इतने सारे सामान का करोगे क्या? तो जी है वो बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि मैं सामान का क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, मैं तो बस एक प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत ही बड़ी डील है वो करने की। ये सुनने के बाद में जो यांग टाओ है वो बोलता है अच्छा तो आप एक बड़ी डील है वो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हमारा सुपर मार्केट है उसके वेयर हाउस के अंदर इतनी क्वांटिटी के अंदर सामान होगा जितना कि आपको चाहिए। मुझे लगता है कि आपको एक जो होलसेलर है उसे ढूंढना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में जो जी होता है वो बोलता है कि जैसे कि तुम है ना इस सुपर मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो मुझे उम्मीद है तुम किसी ना किसी जो होलसेलर है उसे जानते होगे है ना। तो जो यांग टाओ होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स, क्या आपको याद है जांग सिंह नाम का बंदा जो हुआ करता था हमारे जो हाई स्कूल के टाइम? उस बंदे को मैं जानता हूँ, आजकल है ना वो होलसेलर का काम है वो कर रहा है, इस बिजनेस के अंदर जुड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो फटाफट से है ना यहाँ पे जो झांग है उसे फ़ोन करने लगता है और बोलता है कि हेलो ब्रदर जेंग, आखिर आप क्या कर रहे हैं? मैंने एक बहुत ही बड़े क्लाइंट को ढूंढा है और बहुत ही बड़ी बिजनेस डील हमें मिलने वाली है। और इन दोनों की इस प्रकार से डिस्कशन करता हुआ देख करके जो जी है वो मन ही मन सोचता है कि जो यांग टाओ है अभी भी जो है ना झांग सेंग है उसके लिए काम है वो कर रहा है। मुझे ये जान करके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इन्होंने जो ये सुपर मार्केट है उसके पैसों के साथ कितनी बड़ी धांधली वो करी होगी और कितना ज़्यादा करप्शन इन दोनों ने कर करके पैसे कमाए होंगे। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो समय शिफ्ट होता है कुछ समय बाद में। हम देखते हैं जो यांग टाओ होता है जी को एक वेयर हाउस के बाहर वो ले करके आ जाता है और बोल देता है इस वेयर हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान है और इसका जो ओनर है वो जल्दी आता होगा। तभी हम देखते हैं पीछे से एक काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस जो गाड़ी है काफ़ी स्पीड में उन्हीं दोनों की तरफ आ रही होती है और हम देखते हैं बराबर उनके आगे आकर के रुकती है, जिसे देख कर के लिए जो यांग टाओ है एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है और अपने आप को बचाने के लिए पीछे की ओर कूद जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जी होता है एक पल के लिए भी जो अपनी पलकें है वो नहीं झपकाता और उस बंदे को देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये बंदा इतनी खतरनाक ड्राइविंग है वो कर रहा है, एरोगेंटली ड्राइविंग है वो कर रहा है। मुझे लगता है इस बंदे के साथ कभी भी स्कैम है वो नहीं हुआ, इसलिए इस बंदे के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो भरा हुआ है।
और हम देखते हैं जो फाइनली जो यहाँ पे जांग होता है बाहर आ जाता है गाड़ी से और स्मोकिंग कर रहा होता है। तो आपको पहले ही बता देता हूँ, स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको नहीं करनी चाहिए। बैक टू स्टोरी लाइन, हम देखते हैं आते ही जो जांग है वो यहाँ पे यांग टाओ को बोलता है, यांग टाओ क्या यही वो बड़ा क्लाइंट है जिसको ये तुमने ना मुझे फ़ोन के ऊपर मेंशन है वो किया था। तो हम देखते हैं कि यांग टाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि हाँ हाँ ब्रदर, ये ना हमारा ब्रदर जी है, आपको याद है ये हमारे साथ स्कूल में साथ में पढ़ा करता था। तो यहाँ पे जो जांग है उसे याद नहीं आता, वो पूछता है यांग टाओ से हमारे साथ पढ़ा करता था, कौन सी क्लास में कहाँ पे पढ़ा करता था। तो जो यांग टाओ वो बताने लगता है कि ये हमारे साथ हाई स्कूल के अंदर था। तो ये सुनने के बाद में जो झांग उसे याद आ जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ मुझे अब याद आ गया ये बंदा। और वो अपनी स्मोक का धुआं यहाँ पे है ना जो जी है उसके चेहरे के ऊपर फूंकता है, फिर बोलता है कि ये तो वही बंदा था ना जिसमें थोड़ा बहुत एटीट्यूड है वो हुआ करता था। तभी जो झांग है वो जी के पास आता है और उसके कपड़ों के ऊपर जो ब्रांड का नाम लिखा होता है उसे चेक करता है और चेक करते हुए बोलता है फेक ब्रांड। आखिरकार मुझे इस प्रकार के लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है जो कि अपने आप को अमीर दिखाने का प्रिटेंड करते हैं लेकिन एक्चुअली होते हैं बहुत ज़्यादा गरीब। ये सुनने के बाद में जो जी होता है वो बोलता है कि ब्रांड, आखिरकार मैंने कोई ब्रांडेड जो ये टी शर्ट है वो नहीं खरीदी थी, मैंने तो यूँ चलते पे स्ट्रीट जो शॉप होती है वहीं से खरीदी थी और मैंने कभी भी इस प्रकार का प्रिटेंड करने की कोशिश है वो नहीं की कि मैं अमीर हूँ। तो इधर जो झांग है उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो टांग को मारते हुए पकड़ते हुए बोलता है कि तुम बोल रहे थे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट है वो आने वाला है, कहाँ पर है वो बड़ा क्लाइंट, आखिरकार तुमने इस बंदे के कारण मेरा बहुत सारा जो टाइम है वो ऐसे ही वेस्ट है वो कर दिया है। और यहाँ पे जो झांग है वो यांग टाओ के पिछोड़े हुए लात मारता है। तो यांग टाओ है वो बोलता है ब्रदर झांग आप समझ नहीं रहे हो, ये बंदा वाकई में एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। जो झांग है वो गुस्से से बोलता है ये और एक बड़ा क्लाइंट, मुझे इस बिजनेस को करते हुए काफ़ी साल हो गए और मैं इंसान को देखते हुए बता सकता हूँ कि कौन बंदा अमीर है और कौन बंदा गरीब है और किस बंदे के बाद में पैसे हैं। तो हम देखते हैं कि इधर जो जी है ये सब सुनने के बाद में बोलता है कि अरे यार मुझे लगता है कि मेरा जो ओरा है वो कहीं ना कहीं से लीक कर रहा है, तुम जैसे जो नूब अनपढ़ इंसान है उसको भी मैं ना मूर्ख है वो नहीं बना पाया, वाकई में तुम लोगों को बहुत ही नीचे नज़रों से देखते हो। अब यह सुनने के बाद में जो झांग वो जाकर के ना जी का गला पकड़ लेता है और बोलता है अभी भी तुमने क्या कहा। तो हम देखते हैं जो जी होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को बड़ी नीची नज़र से देखते हो। तो हम देखते हैं कि जो झांग है वो बोलता है नहीं नहीं तुमने अभी मुझे अनपढ़ बोला, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनपढ़ बोलने की। तो ये सुनने के बाद में जो जी है वो बोलता है यानी तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं कि तुम नूब हो लोगों को नीची नज़र से देखते हो, तुम्हें बस इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम्हें अनपढ़ कहा। तो हम देखते हैं कि बीच में बीच बचाव करने के लिए जो यंग टाओ है वो आता है और बोलता है ब्रदर जी जो ब्रदर झांग है वो वाकई में अनपढ़ है, इसलिए उन्हें अनपढ़ अपने आप को खिलाने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो आप दोबारा से इस प्रकार की कोई भी बात है उन्हें मत कहना। अब जो झांग है उसे अनजाने में यांग टाओ ने अनपढ़ को खेद दिया होता है। तो यहाँ पे जो झांग उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यांग टाओ को एक लात है वो मार देता है और बोलता है कि तुम्हें बोलने से पहले अपना मुंह खोलने से पहले सोच लेना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो, हमेशा गंदगी निकालते हो मुंह से। और हम देखते हैं कि वो जी को घूरते हुए और गुस्से के साथ बोलता है अच्छा तो तुम हो बड़े क्लाइंट, अगर तुमने अगर मुझसे पूरा एक जो कार लोड वाला जो सामान है मतलब एक जो पूरा पूरा कंटेनर है उतना सामान है वो नहीं खरीदा आज की आज, तो तुम आज अपने ना दोनों पैरों पे नहीं चार कंधों पे यहाँ से जाओगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो झांग उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो जी है वो बोलता है कि तुम जो मेरा कॉलर है उसे खींचना बंद करो और मुझे तुम्हारा अकाउंट नंबर है वो दो। तो यहाँ पे जो झांग है वो अपने अकाउंट नंबर दे देता है और यहाँ पे जो जी है वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब जैसे ही जो झांग अपना बैंक अकाउंट देखता है तो उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए जी ने भेजे होते हैं। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा समझ होता है और वो बोलता है क्या 10 लाख रुपए, अरे तुमने इतने सारा अमाउंट मेरे अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया, तुम वाकई में सीरियस हो क्या। तो जो जी है वो बोलता है कि ऑफकोर्स मैं सीरियस हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे कोई बच्चों का खेल खेलने के लिए आया हूँ, मुझे तुमसे लगभग 50 लाख कीमत का सामान है वो खरीदना है और ये जो तुम्हें मैंने एडवांस में पेमेंट है वो दे दी है, जब सारा सामान लोड होकर के मेरे पास आ जाएगा तो मैं बाकी बचे हुए जो 40 लाख रुपए हैं वो एक ही बार में पेमेंट है वो कर दूंगा, जब भी सामान तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। तो हम देखते हैं कि जो झांग वो बोलता है आखिर तुम्हें किस प्रकार का सामान चाहिए। तो जो जी होता है वो बोलता है कि वही चावल तेल आटा नमक जो पीने वाला सामान हो खाने वाला सामान हो वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए, अगर तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल है। ये सुनने के बाद में जो झांग है वो बड़े खुश होता है और बोलता है कि आओ आओ मेरे साथ आओ मैं तुम्हें अपना सारा सामान दिखाता हूँ। और वो मन ही मन खुश होता है कि मैंने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट है वो नहीं किया था कि मैं इतना ज़्यादा लकी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा पूरा का पूरा ब्रांच पड़ा है जो कि खाना एक्सपायर होने वाला है और मैं इस पूरे एक्सपायर सामान को इस बंदे को बेच दूंगा और मुझे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान है वो नहीं होगा, वाकई मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ। तभी जो जोंग है वो अपने है ना वेयर हाउस के अंदर एक जो बेच होता है सामान का उसके पास लेकर के आकर ही बोलता है जी को ये तुम्हें जो सामान का बेच दिख रहा है अगर तुम इसे ले लेते हो तो जो होलसेल प्राइस है उससे भी मैं 10% कम का डिस्काउंट है तुम्हें दूंगा और तुम इस सामान को ले सकते हो अगर पूरा पूरा एक साथ में लेते हो। तो ये सुनने के बाद में जो जी होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसे काम है वो नहीं करती, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आजकल जो गुड्स है जो सामान है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो जी है वो जाता है जाकर के जो सामान है उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करने लगता है और चेक करने के बाद में बोलता
बोलता है कि ये जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट है वो किया था कि ये जो सामान है वो पूरा पूरा एक्सपायर होने के नज़दीक है और उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाई हुई है ताकि जो एक्सपायरी डेट है उसे मैन्युपुलेट है वो किया जा सके। मुझे उम्मीद नहीं थी झांग सेंग तुम इतने बड़े स्कैमर है वो हो सकते हो। अब ये सुनने के बाद में जो झांग वो पूरा नर्वस हो जाता है और वो सोचता है डैम इट यार, मुझे नहीं पता था इस प्रकार की स्टफ के बारे में इस बंदे को मालूम होगा। वो बोलता है, फिर जो झांग होता है वो जी को बोलता है कि कैसा रहेगा अगर तुम ये सारा का सारा जो ब्रांच है वो ले लो, सारा का सारा आइटम है वो ले लो और मैं तुम्हें ना इसका 50% डिस्काउंट है वो दूंगा। तो ये सुनने के बाद में जो जी है वो बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 50 लाख रुपए के अंदर बेस्ट क्वालिटी का खाना है वो लूँगा। और जहाँ तक बात है ये जो नियरली एक्सपायर फूड की, मेरे पास इसके लिए अलग प्लान है। तो ये सुनने के बाद में जांग सरप्राइज होता है और बोलता है क्या अलग प्लान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब। तो जो जी है वो बोलता है जैसा कि तुमने कहा तुम मुझे इसके ऊपर 50% का डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है मैं जो सारा का सारा जो एक्सपायर होने वाला सामान है वो ले लेता हूँ, लेकिन जो पेमेंट है वो 1 महीने बाद में सेटल है वो की जाएगी। ये सुनने के बाद में एक पल के लिए तो जो जहांग है वो खुश हो जाता है और बोलता है रियली, लेकिन फिर वो बोलता है कि अगर क्या होगा तुम है ना मेरे से सामान तो ले जाओगे और एक्सपायर होने के बाद में बोल दोगे ये तो एक्सपायर हो गया और पेमेंट नहीं की तो जो जी होता है वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ना जो कर्ज के रूप में अपना जो घर है वो गिरवी है वो रख सकता हूँ जिससे कि तुम्हें इस बात का विश्वास रहेगा कि मैं तुम्हें पेमेंट है वो दे दूंगा। तो ये सुनने के बाद में जो जहांग है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम ये जो एक्सपायर होने वाला सामान है उसका करोगे क्या, आखिरकार तुम इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, आखिरकार जो तुम्हारा चैनल है वो कौन सा है। तो जो जी है वो बोलता है चैनल, आखिरकार तुम किस चैनल की बात कर रहे हो, यहाँ पे मैं ही अकेला जो चैनल हूँ और तुम्हें पता नहीं ये जो नियरली एक्सपायर होने वाला सामान है खाना है वो है ना अभी इतना ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो है ना एक्सपायर हुआ हुआ सामान होगा वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है वो होने वाला है। अब ये इतनी खतरनाक बातें सुनने के बाद में जो जांग होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और पसीने पसीने वो होने लगता है और वो बोलता है घबराते हुए कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब, जो एक्सपायर हुआ हुआ सामान है वो भी बहुत ज़्यादा कीमती है वो होने वाला है। तभी जो जी है वो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बस तुम तो माल को है ना वो डिलीवर करने की तैयारी करो, मैं तुम्हें जल्दी जो एड्रेस है वो भेज दूंगा। तभी जी के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है और जी उठाता है तो सामने की ओर से आवाज़ आती है क्या मिस्टर जी बोल रहे हैं। तो जो जी होता है वो बोलता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम कौन। तो सामने से आवाज़ आती है कि मैं आपके घर को खरीदने के लिए आया हूँ, आप बोल रहे थे ना आप अपना घर है वो बेच रहे हैं। तो हम देखते हैं जो जी है यहाँ पे जांग को बोलता है कि तुम सबसे पहले गोदाम के अंदर से सारा माल है वो बाहर निकालो और मैं जल्दी तुम्हें ना एड्रेस है वो भेज दूंगा। और ये कहते हैं वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद में पीछे से जो यांग टाओ है वो बोलता है ब्रदर जांग, आखिरकार मैंने आपके लिए अच्छे से है ना इस बंदे को सेटअप हो किया है ना, मतलब आपके लिए एक बड़ा क्लाइंट है ना वो लेके आए हो ना, अपना कमीशन खाने की फिराक में है। तो जो जांग है वो बोलता है कि डैम इट यार, इस बच्चे की जो फैमिली है वो तो एवरेज है, आखिरकार इसने मैनेज कैसे किए इतने सारे जो पैसे वो कमाने के लिए, आखिरकार इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है एक पैसों से भरे बैग की तरफ। फिर किसी ओल्ड मैन के बोलने की आवाज़ आती है कि मिस्टर जी ये रहे वो डिपॉजिट जितने आपने मुझे बोले थे देने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जी है फिर से अपने घर को किसी और बंदे को बेच रहा होता है और वो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि मैंने आपकी जो ये कंडीशन है वो एक्सेप्ट कर ली है कि आप घर को 3 महीने बाद में वो खाली करोगे, तो क्विकली हमें जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लेना चाहिए। और इस ओल्ड मैन को देखने के बाद में जो जी है वो मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन ने जो घर है उसे प्रॉपरली चेक भी नहीं किया और ये आत्मा मेरे को डिपॉजिट है वो पे भी करना चाहता है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराना चाहता है। आखिरकार इसको जल्दबाजी किस बात की है जो ये घर को इतनी जल्दी पाना है वो चाहता है। तो जो जी है वो पूछ भी लेता है ओल्ड मैन आखिरकार तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में क्यों हो इस घर को खरीदने के लिए। तो जो ओल्ड मैन होता है बड़ा ईमानदार होता है, वो बोल देता है कि अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मेरी जो पोती है यानी ग्रैंड डॉटर है उसे है ना अपनी स्कूल ट्रांसफ़र होने के कारण यहाँ पे आना पड़ा अर्जेंटली, तो हम लोगों को भी अर्जेंटली आसपास कोई घर चाहिए रहने के लिए। और यहाँ मैं काफ़ी दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई घर है ना बेच रहा हो लेकिन मुझे कोई भी घर नहीं मिला। फिर मुझे पता चला सिर्फ इस एरिया में आप ही का अकेला ऐसा घर है जो बिक रहा है, इसलिए मैं फटाफट से है ना मिस्टर जी आपसे ये घर खरीदने के लिए आ गया। अब आप अपनी बात से पीछे मत हटना, बस मेरी यही उम्मीद है मिस्टर जी। तो ये सुनने के बाद में जो जी होता है वो बोलता है कि ओल्ड मैन आपने ईमानदारी से मुझे सारी बात बता दी, आपको इस बात का डर नहीं, सारी बातें जानने के बाद में मैं अपने जो घर का प्राइस है उसे बढ़ा दूंगा। तो ये सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है मिस्टर जी आप ये नहीं कर सकते, इस घर को खरीदने के लिए हमने हमारी फैमिली की जो सेविंग थी पिछली 2 जनरेशन की उसे यूज किया है, तो अब आप अपनी बातों से पीछे वो मत हटना। तो ये सुनने के बाद में जो जी होता है वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ओल्ड मैन, मैं अपनी बातों से पीछे वो नहीं हटूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन है वो कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद में जो ओल्ड मैन होता है काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा होता है और वो बोलता है कि काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है, हमने फाइनली एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया है। अब जो ओल्ड मैन है मिस्टर जी का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि अब हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, तो मैं वापस अपने काम पे जाता हूँ और आपको और ज़्यादा बोदर है वो नहीं करूँगा। तो जी बोल देता है कि ठीक है ओल्ड मैन आप ध्यान से है ना अपने घर पे जाना।
तभी उस ओल्ड मैन को जाता हुआ देख करके जो जी है वो मन में सोचता है कि ये जो बंदा है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी लगता है और बहुत ही ज़्यादा दयालु और ईमानदार भी लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये और इसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो 1 महीने से भी ज़्यादा इस एपोकलिप्स के अंदर सर्वाइवर है वो कर पाएंगे। तभी यहाँ पे है ना जो जी है वो ओल्ड मैन को रोकता है और बोलता है, ओल्ड मैन एक सेकंड रुकिए। तो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि आखिर अब आपको मुझसे क्या काम है मिस्टर जी। तो बोलता है कि जाने से पहले मुझे कम से कम आपका जो एड्रेस है वो तो दे करके जाइए। तो यहाँ पे ओल्ड मैन भी जी को है ना अपना एड्रेस है वो दे देता है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे, जहाँ पे जी ने अपना जो लैंड लिया होता है और अपना ही जो कैस्टल है वो बिल्ड कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है यहाँ पे जो जी है उसका स्वागत कर रहा होता है और धीरे से आकर ही बोलता है कि बॉस जी वो सेकंड पेमेंट का टाइम हो चुका है। तो जो जी होता है बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें जल्दी ट्रांसफ़र कर दूंगा, तुम तो ये बताओ जो कंस्ट्रक्शन है उसकी प्रोसेस कैसे चल रही है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो बताने लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 70 से 80% कंप्लीट हो चुका है। आप है ना इस वॉल को देखिए, इसका जो डोर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो है ना जी है वो बोलता है कि जो वेयर हाउस का क्या वो कंप्लीट हो गया क्या बन करके। तो जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है वो बोलता है कि जो वेयर हाउस है वो पूरी तरह से है ना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो अबंडेंट फैक्ट्री थी हमने उसे रीबिल्ड वो कर दिया है, बस उसकी थोड़ी सी साफ सफाई करनी है और वो किसी भी टाइम यूज के लिए तैयार है। ये सुनते ही जी बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और वो फिर यहाँ पे फ़ोन घुमा देता है जो झांग है उसे और बोलता है झांग अब तुम जो सामान है मुझे डिलीवर है वो कर सकते हो। और अगले ही चरण के अंदर हम देखते हैं कि जो झांग है उसने अपना सामान भेज दिया होता है और सारा का सारा जो सामान है वो वेयर हाउस के अंदर लग रहा होता है और ये जो लोग सामान को जचा रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और अच्छे से काम को मैनेज कर रहे होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जो बॉस है उन्होंने हमें कहा है कि अगर हम इस सामान को जल्दी से और अच्छे से जचाएंगे तो हमें ईच पर्सन को 2000 रुपये टिप के रूप के अंदर मिलेंगे। तभी जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि आखिर इस बंदे ने इस जगह को बंकर की तरह क्यों बनाया यार, आखिर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो जो तीसरा बंदा है वो बोलता है कि तुम्हें ना इस बात की परवाह वो नहीं करनी चाहिए, वैसे भी ये जो अमीर लोगों के चोचले हैं वो हमेशा अपनी लाइफ की परवाह करते हैं, तो इस प्रकार के काम है वो करते रहते हैं। और इधर हम जी को देखते हैं वो है ना बंदों को गाइडेंस है वो दे रहा होता है कि जो फ्रेश प्रोडक्ट हैं जो खराब हो सकते हैं जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट्स सब्जियां वगैरह उन्हें अलग सेपरेट रखना इन आइटमों की जगह। तो जो बंदा होता है वो बोलता है ठीक है बॉस मैं समझ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब्जियों और वेजिटेबल वगैरह को है ना साइड में अलग जगह स्टोर है वो करवा दूंगा। और हम देखते हैं पूरे वेयर हाउस के अंदर सारा सामान को एडजस्ट करने के अंदर पूरा दिन लग चुका होता है और हम देखते हैं अभी रात का समय हो चुका है और सारे जो वर्कर होते हैं वो काम फिनिश करके बाहर निकल जाते हैं और सारी सप्लाईज के सामने हम देखते हैं जो जी खड़ा होता है अंदर वेयर हाउस के अंदर और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि यार मैंने कर दिखा, जो पूरा काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तभी हम देखते हैं जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो 10 ईयर की सप्लाई है उसे कंप्लीट है वो कर लिया है और सिस्टम रिवार्ड के रूप में आपको 20 पॉइंट है वो दिए जाते हैं। करंटली आपके पास पॉइंट है 20। इन्हें देख करके है ना जो जी है वो सोचता है कि अरे यार यहाँ पे तो शॉप के अंदर मुझे एक नया बॉक्स है वो दिखाई दिया गया है, लगता है जो सिस्टम स्टोर है उसने एक प्रोडक्ट है वो ऐड कर दिया है क्योंकि मैंने इसकी जगह पहला वाला जो प्रोडक्ट था वो यूज कर लिया था। और हम देखते हैं जो तीसरे वाला प्रोडक्ट था वहाँ पे नया एक प्रोडक्ट आ चुका होता है जिसका नाम होता है एबिलिटी अवेकनिंग सप्लाई बॉक्स लेवल 1 और जो बाकी के पहले 2 आइटम होते हैं वो सेम होते हैं। अब ये जो चीज़ देखने के बाद में जो जी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि जो लक है मुझे लगता है वो भी मेरी साइड में है, क्योंकि अपोकलिप्स आने से पहले ही किसी प्रकार की एबिलिटी मिल जाता ये तो ब्लेसिंग से कम है वो नहीं। और फिर वो 10 पॉइंट यूज कर करके उस एबिलिटी को ले लेता है और उसे नई एबिलिटी मिलती है माइंड्स आई लेवल 1 और इसका फीचर ये होता है ये सामने वाले व्यक्ति की आपके प्रति किस प्रकार की हॉस्टिलिटी है उसे बता सकता है कि भाई आपसे नफरत करता है, गुस्सा करता है या फिर आपसे हैप्पी है या नाराज है। और इस एबिलिटी को देख करके जी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि इस प्रकार की एबिलिटी और ये बता सकती है कि सामने वाले बंदे की हॉस्टिलिटी मेरे खिलाफ कैसी है, तो ये वाकई में अच्छी है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल एबिलिटी है जो अपोकलिप्स शुरू होता है उसके अर्ली डेज के अंदर। और हम देखते हैं तभी यहाँ पे जो सिस्टम है उसका नया टास्क है वो आ जाता है कि आपको बैटल के लिए रेडी है वो होना होगा, मतलब अपने आप को पूरी तरह से आर्मर्ड है वो कराना, मतलब वेपन वगैरह चाहिए होंगे और आपको रिवार्ड के रूप में 10 पॉइंट प्लस एक रैंडम रिवार्ड है वो भी दिया जाएगा। अब ये जो मिशन है वो देखने के बाद में जो जी होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि हाँ एक्चुअली मैं भी इसी के बारे में ही सोच रहा था कि है ना अपने आप को बैटल के लिए रेडी है वो किया जाए। अब इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 4 दिन की मेहनत लगी है क्योंकि आप ग्राफिक्स देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अंतर है। अब मैं आपको है ना यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफिक्स दिखाऊंगा और आप पहले मेरे वीडियो के अंदर देख सकते हो किस प्रकार के ग्राफिक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो मैंने एक एक फ़ोटो को उठाया और उसके ग्राफिक्स को एडजस्ट करके आपके सामने नए जो ग्राफिक्स हैं वो प्रस्तुत किए हैं। अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर मैं ग्राफिक्स को इसी प्रकार से है ना मॉडिफाई है वो करके रखूँगा। और मेरे को कमेंट में भी बता देना कि नॉर्मल जिस प्रकार की पिक्चर अपने पास अवेलेबल है उसी का यूज़ करें या फिर जिस प्रकार का इस वीडियो
वीडियो के अंदर मैंने इंप्रूवमेंट किया है ग्राफिक्स के अंदर, उसको कंटिन्यू रखें। आप लोगों के जो कमेंट है वो महत्वपूर्ण होंगे, और इसका जो वॉच टाइम है वो क्या रहता है, कितने लोग देखते हैं, कितने लाइक करते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि मुझे इसका अगला वीडियो वो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अगर आपके व्यू, लाइक, कमेंट और शेयर काफ़ी ज़्यादा हुए तो अपने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद में कि आप सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इस पार्ट को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।